नमस्ते। हार्मोनल डिसऑर्डर्स अ, और आयुर्वेदीय चिकित्सा अनुभव इसमें हम थर्ड सेशन आज देखेंगे। सो इन्वेस्टिगेशंस पॉजिटिव आते हैं और ग्रंथों में उसका डायरेक्ट टेक्सचुअल रेफरेंस हमें नहीं मिलता। उसकी हमने कुछ केसेस इसमें देखी थी, लास्ट लेक्चर में देखी थी। सो टुडे वी विल सी व्हेन इन्वेस्टिगेशंस आर पॉजिटिव और उसके साथ उक्त आयुर्वेदीय निदान है। एक 46 इयर्स की रुग्णा थी, रक्त प्रदर की कंप्लेंट लेके मेरे पास आई थी। उसको 8 अगस्त 2000 से रक्त प्रदर की तकलीफ थी। 1.5 साल से जब वो आई, सॉरी 8 तारीख को वो आई थी, तो 1.5 साल से उसे रक्त प्रदर की तकलीफ थी। वो हॉर्मोन्स लेती थी, हार्मोनल ट्रीटमेंट ले चुकी थी। हॉर्मोन्स लेती थी, उतने काल रजस्राव नहीं होता था, अन्यथा त्वरित योनिगत रक्तस्राव चालू होता था और आमलकी समान ग्रंथि वो रक्तस्राव के साथ आ रही थी। ग्रंथ्यार्तव और रक्त प्रदर ऐसे एक साथ में वो था और 21 डेज का वो हार्मोन का कोर्स करती थी और वो विड्रॉ करने के बाद विड्रॉल ब्लीडिंग होता था और अगर उसके बाद उसने हार्मोन्स नहीं लिए तो वो रक्त प्रदर रक्तगत योनिगत रक्तस्राव चालू रहता था। ऐसा उसका था। तो इस माह उसने गोलियाँ नहीं ली, वो हार्मोनल टैबलेट्स नहीं ली क्योंकि वो बहुत परेशान थी, बहुत थक चुकी थी, बोर हो चुकी थी वो मेडिसिन से। तो उसने कहा कि अब मैं नहीं लेने वाली, जो हो जाए वो हो जाए। तो उसको 18 दिन से मेरे पास जब आई, तब 18 दिन से उसको योनिगत रक्तस्राव था और आमले की समान ग्रंथि उसमें गिर रही थी। तीव्र दौर्बल्य था, अंगमर्द था, रुद्रव था, ये सब लेके वो मेरे पास आई थी। उन इन्वेस्टिगेशन में था सिग्निफिकली हेटेरोजेनस यूटेराइन मायोमेट्रियम और एडेनोमायोटिक चेंजेस। एडेनोमायोसिस की ये पेशेंट थी। तो 1.5 साल पहले ही उसका डायग्नोसिस हो चुका था कि एडेनोमायोसिस है करके। गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्टेड हिस्टेरेक्टोमी बट पेशेंट रिफ्यूज, उसने कहा कि मुझे नहीं ये निकालना है और डॉक्टर पुट हर ऑन हॉर्मोन्स। तो ये इस तरह का उसका था, ये उसका रिपोर्ट है। हिस्ट्री लेने के बाद केस पेपर पूरा भरने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि विकार प्रकृति पित्तवात है उसकी। अधिष्ठान रसरक्त गर्भाशय आर्तव स्रोतस। जो समुत्थान है उसके हेतु है, उसमें ध्यान में आया कि उष्ण विदाही अभिसंधि पापड़ जैसी चीजें। 30 किलोमीटर्स टू व्हीलर से वो जाती थी। 15 किलोमीटर्स उसके घर से 15 किलोमीटर्स उसका ऑफिस था, तो आना और जाना ऐसे टू व्हीलर में होता था उसका। 3 महीने तक उसमें कोविड के जो दिन थे, उसमें 3 महीने तक उसने कोविड काढ़ा लिया था, जो अत्यंत उष्ण मरीच, शुंठी वगैरह वाला, जो अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण विदाही ऐसा है, तो उस तरह का काढ़ा उसने 3 महीने तक लगातार लिया था। देन अत्यंबुपान की हिस्ट्री उसमें थी, बहुत एक्सर्शन करने वाली थी वो और टेंशन लेने की मानसिकता उसमें थी। तो इस तरह का वो हेतु जो समग्र हेतु उसके थे, तो वो उसका था। ये विकार प्रकृति अधिष्ठान और समुत्थान देखने के बाद चिकित्सा सूत्र मैंने तय किया, प्रथम स्तंभन करते हैं क्योंकि 18 दिन से उसको रक्तस्राव चालू था। अब तीव्र दौर्बल्य उसके साथ रुद्र इस तरह के लक्षण आ रहे थे, तो पहले वो रक्त का स्तंभन करना जरूरी था। उसके साथ ही मात्रा बस्ती और अधोदर पिचुल देने का निर्णय लिया और इसके बाद जो रक्त स्तंभन हो जाए, उसके बाद में स्नेहपान पूर्वक वमन विरेचन मात्रा बस्ती एंड देन रसायन चिकित्सा, ऐसे मैंने उसका चिकित्सा प्रोटोकॉल तय किया। तो प्रथम रक्त स्तंभन के लिए मैंने लाक्षा, वासागैरिक, नागकेशर, पुष्यानुग, मधुकादी जो योनि व्यापक चिकित्सा में चरक चिकित्सा 30 में आता है, कफजी योनि व्यापक के लिए एक्चुअली है लेकिन इसमें सौराष्ट्री है इसलिए मैंने ये यूज किया। जीवनीय गण, पद्मक और सुपारी काढ़ा, इस तरह के स्तंभक द्रव्यों का प्रयोग किया। बसंत कुसुमाकर एक एक गोली सुबह खाली पेट और रात को, ये 2 उसके अभ्यंतर चिकित्सा थी।
देन वासाघृत के 30 ml के मात्रा बस्ती मैंने उसको दिए, ताकि अ, वहाँ पे स्थानिक बल मिलके, स्थानिक टोन बढ़ के वो जो गर्भाशय शैथिल्य की वजह से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा है, उसको ज़रा आराम मिले, उसका यूटेरस में टोन डेवलप हो जाए और स्तंभन हो। फिर गोखरूग्रुत का उदरपिच्चू उसी हिसाब से उसे लगाने के लिए दिया कि स्थैर्य आ जाए, वहाँ पे स्थैर्य बढ़े। 2 दिन के बाद ही, ये चिकित्सा शुरू करने के बाद 2 दिन के बाद ही उसको 40% उपशय मिला। ग्रंथि बंद हो गई और सम्यक स्रवण शुरू हो गया। मतलब जो अमल की समान ग्रंथि जा रही थी वो बंद हो गई और सम्यक स्राव शुरू था। 29/8/20 को उसको पूर्ण उपशय मिला, मतलब 20 दिन के बाद 20 दिन तक उसे ये स्तंभन चिकित्सा, ये मात्रा बस्ती और गोखरू घृत का पिच्चू, मात्रा बस्ती बाद में मैंने जब स्राव कम हो गया तो हफ्ते में 3 बार ऐसे किए थे। जो पहले रेगुलर थे वो बाद में 1 हफ्ते के बाद मैंने अल्टरनेट डे शुरू किए थे। तो 20 दिन के बाद उसको पूरा वो जो रक्तस्राव है वो बंद हो गया था। देन 18 तारीख को, 18/10 को, मतलब रजस्राव कम बंद होने के बाद 1.5 महीने के बाद उसे पुनः रक्तस्राव शुरू हुआ, मतलब उसके पीरियड्स आ गए। फिर पुनः उपरोक्त चिकित्सा दी और 30/10 को वो रक्तस्राव बंद हुआ, मतलब लगातार 12 दिन तक स्तंभन चिकित्सा देने के बावजूद भी 12 दिन तक उसे वो रक्तस्राव चालू रहा और 12 दिन के बाद वो बंद हो गया। फिर 6 फरवरी को अभ्यंतर स्नेहपान पूर्वक मैंने वमन विरेचन दिया। वमन दिया, विरेचन सिर्फ जो दोष बचे थे, शेष दोष का अनुलोमन हो जाए, इस तरह का विरेचन दिया। मतलब पहले प्रॉपर वमन दिया स्नेहपान करके और बाद में जो शेष दोष बचे हैं उनको निकालने के लिए दूसरे दिन मैंने उसको विरेचन दे दिया। अ, और फिर उसके बाद रसायन चिकित्सा शुरू की, जिसमें वसंत कुसुमाकर, शतावरी घृत और अधोदर पिच्चू उसको कंटिन्यू दिया, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें अवयव दौर्बल्य रहता है, अवयव शैथिल्य रहता है। तो गर्भाशय शैथिल्य, इसकी वजह से वो जो स्राव होता है, मतलब गते पुराणे रजसी नवेच अवस्थित, तो जब अवस्थित होने लगता है रज, वहां पे डिपॉजिट होने लगता है हर मतलब जो पुराना रजस्राव हो जाने के बाद, तो वो डिपॉजिट ही नहीं हो पाता। इन ऐसे केसेस में जब 1.5-2 साल से रक्तस्राव हो रहा है और कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट से ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें अवयव शैथिल्य होता है, तो यूटेरस पे जो रोज डिपॉजिट होने वाला रक्त है, वो डिपॉजिट नहीं हो पाता, वो आर्थो डिपोजिशन नहीं होता और कंटिन्यूअसली फ्लोइंग रहता है। वो जो रक्त गर्भाशय में आ जाए वो निकल जाता है। तो इसलिए अधोदर पिच्चू मैंने उसको कंटिन्यूअस रखा था स्थैर्य के लिए। 1 महीने के बाद उनको रजस्राव हुआ, लेकिन 10-12 दिन तक रक्तस्रवण हुआ, रक्तस्तंभन चिकित्सा से उपशय हुआ। फिर सर्वांग स्नेहन स्वेदन शतावरी घृत से 7 दिन मैंने उसे दिया और हर दिन अधोदर पिच्चू रखने के लिए कहा। ऐसे 21 दिन तक उसको चिकित्सा दी और फिर अभ्यंतर रक्त प्रसादन चिकित्सा उसको चालू रखी, जिसमें रजनी योग, सारेवा मंजिष्ठावटी, वसंत कुसुमाकर और बृहद शतावरी घृत, जो कि चरक चिकित्सा 30 में योनि व्यापक चिकित्सा में आया हुआ है, पित्तज योनि व्यापक के लिए। अंडर पित्तज योनि व्यापक चिकित्सा, बृहद शतावरी घृत, जीवनीय घृत, ये वहाँ पे आए हुए हैं। तो वो बृहद शतावरी घृत मैंने उसको 20 ml रसायन काल में और दिन भर पीने के लिए पानामृत सिद्ध जल, पानामृत ये एक वैद्य रत्नम का प्रिपरेशन है जो रक्त प्रसादन का काम करता है। उसमें खदीर, अनंता, एला वगैरह मेडिसिन है। तो वो सिद्ध जल जो पानी पीना है वो वही पानी पीना है, ऐसा करके रक्त प्रसादन सिद्ध जल मैंने उसको दिया। 25/9 को शरद ऋतु में सेहन स्वेदन पूर्वक विरेचन किया, उसके बाद में उसका रजस्राव नियमित हो गया। 3 महीने तक फिर मैंने उसको रसायन चिकित्सा के तौर पे सूक्ष्म वसंत कुसुमाकर और बृहद शतावरी घृत चालू रखा और 3 महीने बाद उसके मैंने इन्वेस्टिगेशंस करवाए, तो आप देख सकते हैं एंडोमेट्रियल थिकनेस एंड इकोजेनेसिटी इज नॉर्मल
नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी इज नोटेड। उसका जो पहले रिपोर्ट में एडेनोमायोसिस आया था वो अब इस रिपोर्ट में नहीं था, ये उसका रिपोर्ट है। सो दिस इज द केस। वहां पे उक्त आयुर्वेद निदान भी मिलता है और इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव होता है, तो हमें कैसे डील करना है उसके साथ। फिर ये सेकेंड केस है 36 वर्ष की स्त्री रुग्णा, वंध्यत्व की केस थी। उसका 10 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, अपत्यकांक्षी थी, हर प्रकार की एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेकर आई थी। 7 साल तक उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली थी वंध्यत्व के लिए, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिला था। 3 बार उसके आईवीएफ हो चुके थे, लेकिन यश नहीं था। जब मेरे पास आई तो उसने बोला कि मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं है, एट प्रेजेंट कोई भी लक्षण नहीं था। यूएसजी रिपोर्ट लेकर आई थी जिसमें कि था थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जब केस पूरा लिया, हिस्ट्री ली, तो जीर्ण अम्लपित्त यह पूर्व व्याधि उसको था, जीर्ण अम्लपित्त की पेशेंट थी। फिर मैंने अम्लपित्त की चिकित्सा की, उसको उपशय मिला। जून 22 में उसको बस्ती दे दिए। फिर गर्भस्थापन चिकित्सा 5 महीने तक दी, लेकिन गर्भधारणा नहीं हुई उसको। 5 महीने तक लगातार अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, गर्भस्थापक चिकित्सा दी, रिजल्ट नहीं थे, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए उसके। जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का थिनिंग हुआ था, जिसकी वजह से अब आईवीएफ भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वहाँ पे इम्प्लांट ही नहीं हो रहा था, तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था उसका आईवीएफ। तो दैट रिपोर्ट केम नॉर्मल, सो एंडोमेट्रियम उसका नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ मेरे चिकित्सा से भी उसको गर्भधारणा नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको उत्तर बस्ती देने का निश्चय किया। उत्तर बस्ती देते वक्त एक्चुअली योनि परीक्षण करते वक्त मुझे ध्यान में आया, ये एक्चुअली उसके रिपोर्ट है जो एंडोमेट्रियल थिनिंग का जो है ना, तो वो 3.5 से लेकर के लास्ट डे तक 6.8 तक जाता था। जब उसके उत्तर बस्ती करते वक्त जो परीक्षण किया, उसमें पूरा योनि मुख पाक था, गर्भाशय मुख का पाक था। ये चिकित्सा से पूर्व और चिकित्सा के बाद का यह फोटो है, इसलिए एक साथ जुड़ा हुआ है। तो पूरा वो जो औस था, गर्भाशय का मुख था, उसपे एकदम लालिमा थी, उष्ण स्पर्श था, पाक था उसका। दोष, पित्त, अधिष्ठान, रसरक्त, मांस, यह समझ के मैंने उसको स्नेहपूर्वक रक्त मोक्षण करवाया उसमें। दिसंबर, जनवरी, ये 2 महीने मैंने हर 15 दिन के बाद ऐसे 3 बार उसका रक्त मोक्षण किया, स्नेहपान पूर्वक। 3-4 दिन तक स्नेहपान देना है और चौथे दिन या 5वें दिन रक्त मोक्षण करना है। इस तरह से किया। और स्थानिक चिकित्सा में मधु घृत का पिचू रखा, योनि पिचू। अभ्यंतर चिकित्सा में सारीवा, मंजिष्ठा, जीवनीय गण, प्रथम मास कल्प, शतावरी कल्प, ये बड़े प्रमाण में दिए, बड़ी मात्रा में इन चीजों का इस्तेमाल मैंने किया। और उसके साथ ही सुवर्ण सिंदूर, पुत्रन जीवक और बृहत शतावरी घृत, जो अभी मैंने लास्ट केस में भी, ये मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ मेरे प्रैक्टिस में, तो ये बृहत शतावरी घृत भी उसके साथ मैंने उसको दिया था। इसके बाद फेब्रुआरी में ये कम हो गया, उसका जो योनि पाक था, गर्भाशय मुख पाक था, वो कम हो गया। फिर फ़रवरी में मैंने उसको स्नेहन स्वेदन पूर्वक वमन करवाया और मार्च में उसको गर्भधारणा हो गई। और सक्सेसफुल, एकदम सक्सेसफुली उसका वो पूरा जो जो गर्भिणी काल था, वो प्रॉपर था। उसकी एंडोमेट्रियल थिकनिंग की वो रिपोर्ट है, मतलब जो पहले 3.5 से लेकर के 6 तक थी, 6.5 तक थी, तो ये बाद में 5 मिलीमीटर से स्टार्ट होके 8.1 तक लास्ट डे तक जाती थी, तो ये सुधर गया था। तो ये जो 2 केसेस मैंने अभी बताई, इसमें इन्वेस्टिगेशंस भी पॉजिटिव है और उक्त आयुर्वेदीय निदान भी है, राइट? तो इस तरह से ऐसे केसेस में हमें क्या जजमेंट लेना चाहिए, इसके उदाहरण के तौर पर मैंने ये लिखी। अब इसकी कुछ थियरी, स्त्री रोग के सद्यकालीन हेतु और उनको कैसे जांचना है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, धन्यवाद फॉर द पेशेंट लिसनिंग।